नमस्कार, राजपूताना क्लब पर आपका स्वागत है। आज हमारे इस लाइव में हमारे साथ मौजूद है अखिल विश्व क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगिंदर सिंह जी भदौरिया, ठाकुर जोगिंदर सिंह जी भदौरिया, जो कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है और हम इन्हीं से जानेंगे कि जो भदौरिया वंश है उसका क्या इतिहास है, जो राजपूत समाज में भदौरिया वंश है उसका क्या इतिहास है। उसी के बारे में ज़्यादा और विस्तृत जानकारी हमें देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है राजपूताना क्लब पर ठाकुर जोगिंदर सिंह जी भदौरिया साहब। उन्हीं से जानेंगे कि क्या इतिहास है, कहाँ कुल देवी है, वो पूरा इतिहास हमें, पूरा इतिहास के पन्नों से हमें बताएंगे। वो उनके माध्यम से बताएंगे कि क्या इतिहास है भदौरिया वंश का गौरवशाली जो इतिहास है वो हम इन्हीं से जानेंगे। आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है जी। बताएं किस तरह जो भदौरिया वंश का इतिहास है, क्या कहेंगे? धन्यवाद। मुझे भी बड़ा हर्ष है कि मैं राजपूताना क्लब में आज हूँ और बड़ा गौरव का विषय है कि राजपूताना क्लब राजपूतों के विषय में पूरी संपूर्ण जानकारियाँ अपने राजपूत भाइयों तक पहुँचाने का काम कर रहा है। साथ ही मुझे आपके माध्यम से और जनता जनार्दन के माध्यम से भी मालूम पड़ता रहता है कि राजपूताना क्लब युवा राजपूतों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, उनका शिक्षण कौशल, राजपूती शिक्षण और कौशल देने का काम करता है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप साधुवाद के पात्र हैं। बहुत अच्छा विषय रखा आपने कि भदौरिया वंश के विषय में जानकारी प्राप्त हो मेरे द्वारा, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं समस्त राजपूताना क्लब को और समस्त क्षत्रियों को जो बराबर के विषय में, भदौरिया के विषय में रुचि रखते हैं। मैं ठाकुर जोगिंदर सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल विश्व क्षत्रिय महासभा। यूँ तो मेरा नैतिक दायित्व है कि मुझे समस्त क्षत्रिय और राजपूत कुलों के विषय में जानकारी हो और मैं उनका आपके विषय में जानकारी दे सकूं, लेकिन आज समय संक्षिप्त है और इस संक्षिप्त समय में मैं भदौरिया वंश के विषय में आपको जानकारी प्रदान कर रहा हूं। जैसा कि आपने राजपूताना क्लब ने आज मांग रखी कि भदौरिया वंश कहाँ से है, कैसा है, कब चला, कहाँ चला और किन किन स्थानों पर है और किन किन जगह पर है, और भदौरियों की देवी, कुल देवी, स्थान और भदौरिया के विषय में संपूर्ण जानकारियाँ मैं 8वीं शताब्दी से प्रदान करता हूँ। हमारे जो वंश है इसमें से सूर्य वंश, चंद्र वंश, इस तरह से अग्निवंश की शाखा भदौरिया है। अग्निवंश में 4 लोग हुए। अग्निवंश में 4 शाखाएँ थी। 4 शाखाओं में एक शाखा थी चौहान। अग्निवंश की जो 4 शाखाएं थी उन 4 शाखाओं में परिहार, परमार, सोलंकी, परिहार, परमार, सोलंकी और चौथी शाखा चौहान। ये 4 शाखाएं अग्निवंश की है। इन अग्निवंश की 4 शाखाओं में से चौहान शाखा से भदौरियों का वंश उत्पन्न हुआ। तो जो इनकी 4 शाखाएं थी चौहान से भदौरियों की उत्पत्ति हुई। चौहान की शाखा में से 24 शाखाएं निकली चौहानों की, और इनकी स्टेट चौहानों की थी वो अजमेर से हम चौहानों की स्टेट थी। तो उनके जो चौहान शाखाओं के जो 24 पुत्र थे उसमें से जो 8वें पुत्र हुए, 8वें पुत्र से जो उत्पत्ति हुई वो भदौरिया हुई, भदावर हुआ। 8वें पुत्र के जो राजा हुए, राजा चंद्रपाल के पुत्र भादु राणा ने अपने बाहुबल पर जाकर के जिला आगरा में उन्होंने जयपुर, अजमेर छोड़ दिया और अजमेर छोड़ करके अपने बाहुबल से, अपने शक्ति से उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाना का प्रयास किया। और वो नई राजधानी जो बनाई वो आगरा जिले की एक तहसील थी फिरोजाबाद। आज वो अपना जिला है। तो फिरोजाबाद तहसील को उन्होंने अपना चुना और फिरोजाबाद तहसील से की राजधानी बनाई। भदौरियों की पहली राजधानी वो बनी जाकर के। वहाँ से चंद्रपाल पुत्र के जो बहादुर राणा के थे वो उनसे फिर भदौरियागढ़ बना। भदौरागढ़ जो है आज वर्तमान में, आप जब बहा जाएंगे, आगरा जाएंगे तो बहा के बीच में पिन्हाट जो है वो उस समय भदौरागढ़ था, आज उसका नाम पिन्हाट रख दिया गया। भदौरियों ने जो अपना स्थान चुना, जमुना और चंबल जहाँ जहाँ बहती है, जहाँ से जमुना और चंबल का संगम शुरू होता है और जहाँ जमुना चंबल खत्म हो जाती है, वो पूरा इलाका भदौरियों ने अपने लिए चुना। उसके पीछे का भी एक बड़ा कारण है क्यों चुना, वो मैं विस्तृत बताऊंगा। अभी मैं आपके भदौरिया कुल की पहले से राजघराने की जानकारी में प्रदान करता हूँ। उन्होंने स्थान क्यों चुना उसका कारण है। उसका कारण यह रहा कि हमारा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से, दिल्ली के शासक से, गुलाम वंश का एक शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उससे भदौरिया वंश की लड़ाई हुई। उस लड़ाई में समस्त भदौरिया समाप्त हो गया।
जितना भदौरिया था वो सब उस लड़ाई में काम आया और उनसे लड़कर के वीरगति की प्राप्ति करी। उसमें केवल 3 लोग बचे, एक वहाँ का भदौरिया वंश का चौकीदार, एक भदौरिया वंश का पुरोहित और एक भदौरियों की जो नानी थी वो सिकरवार थी। वो 3 लोग बचे और राजा की 4 रानियाँ थी। 4 रानियों ने 3 ने सती हो गई और हमारे यहाँ सती की प्रथा में ये था कि जो गर्भवती स्त्री थी वो सती नहीं हो सकती थी। तो चौथी रानी गर्भवती थी, वो सती नहीं हुई, उसको मृधा ने उनके ननिहाल पहुंचा दिया गया। तो ननिहाल में वहाँ सिकरवारों ने उनकी मदद से फिर वो राजघराने का स्थापना की। अब मैं आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ क्योंकि आपको जानकारी फ्लैशबैक की लगेगी। तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक से जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध के बाद वहाँ 3 लोग जो बचे, उन 3 लोगों में से एक जो हमारा कुल पुरोहित बचा वो आज टेनगुरिया है और एक चौकीदार बचा जो रानी को लेकर के सिकरवार में फतेहपुर सीकरी में वहाँ पर फतेहपुर सीकरी पहुँचाया। तो उन तीनों लोगों को से बचा करके और इन तीनों का सहयोग से मृधा का आज भी हम लोग जो है भदौरिया में थापे लगते हैं तो 5 थापे वो भदौरिया जो है के विषय में एक बात कही जाती है कि भदौरिया कभी एहसान को नहीं भूलता। भदौरिया कभी एहसान को नहीं भूलता, ये इस बात का प्रतीक है। अगर भदौरिया पर किसी ने एहसान किया तो उस एहसान को भदौरिया कभी भी नहीं भूलता। आज भी हमारी शादी में भदौरियों की जब भी शादी होती है तो शादी में 5 थापे लगाए जाते हैं हल्दी के, और वो 5 थापे का सम्मान जो है वो जो मृधा बचा के लाया था रानी को जो वहाँ तक पहुँचाया उसके सम्मान में, चौकीदार के सम्मान में आज वो 5 लगते हैं। और आगे आप प्रश्न करिए। भदौरियों का गोत्र वत्स गोत्र है और हमारा जो है नगाड़ा का जो नगाड़ा जो बजा करते थे उसका नगाड़े का नाम था रणजीत। और देवी हमारी भद्रकाली है। भद्रकाली और स्थापित है कुलदेवी जो भदौरिया का भद्रकाली का स्थान है वो आज सबसे बड़ा स्थान इटावा में है। इटावा में कालीबान के नाम से उनका स्थान भद्रकाली का नाम रखा गया। भद्रकाली का स्थान को अपरिवर्तित कर दिया नाम और कालीबाहन के नाम से इटावा से हम आगरा बहा से जब इटावा की तरफ करते हैं तो जैसे ही जमुना क्रॉस करते हैं लेफ्ट में बहुत बड़ा स्थान है और आज बहुत बड़ा भव्य मूर्ति है देवी की। और माँ भगवती का ऐसा वहाँ पर है कि उस समय चंबल में जितने भी दस्यु रहे वो सब उनकी माता की शरण में रहे और ऐसा कहा जाता है कि जो उनकी शरण में चला जाता था वो हमेशा विजय प्राप्त करता था। और वृक्ष हमारा पीपल है, पक्षी कबूतर है, देवता हमारे शिव है। बटेश्वर जब आगरा से दिल्ली से आगरा की तरफ हम चलते हैं, आगरा से जब इटावा की तरफ चलते हैं तो वहाँ एक स्थान है जमुना में। तो जमुना में वहाँ आज भी अलौकिक है, आपको देखने को मिलेगा। कभी आप जाएं तो उस देव स्थान पर जाएं, वहाँ आज भी ये है कि जमुना उल्टी हो गई है। जमुना सीधी आई और फिर वापस उसी दिशा में बही और फिर वापस जो है जमुना पश्चिम से पूर्व की तरफ फिर बहती है। यू टर्न लिया। हाँ, यू टर्न लिया। और उस स्थान पर बटेश्वर महादेव हैं जो भदौरियों के कुल देवता है। जिस तरह आपने बताया था कि चंबल और जो जमुना है उससे भदौरियों का काफ़ी इतिहास जुड़ा हुआ है, तो आखिर क्या कारण है कि चंबल और जमुना किनारे ही भदौरिया? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न का। 20 पीढ़ी तक जब हम चौहानों से उत्पत्ति हुई और 20 पीढ़ी तक चौहानों और भदौरियों का रिश्ता नहीं रहा। 20 पीढ़ी तक भदौरिया और चौहानों का कोई रिश्ता आपस में रिश्ता नहीं रहा। जब 20वीं पीढ़ी हो गई तो फिर भदौरिया और चौहानों का रिश्ता आपस में होने लगा। उसमें जब भदौरागढ़ में 8वीं शताब्दी में चांदवरगढ़ पर भदौरियों का स्थान बना और 12वीं शताब्दी में राजा सल्लदेव से इनका भयंकर युद्ध हुआ। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो मैंने फ्लैशबैक में पहले आपको कहानी बताई थी। कुतुबुद्दीन का सल्लदेव से भयंकर युद्ध हुआ। तो युद्ध होने के बाद जब कोई नहीं बचा तो हमें एक ऐसा स्थान प्राप्त करना था जहां पर रह करके भदौरिया आगे बढ़े और वो स्थान प्राप्त करे। तो चंबल और जमुना का जितना क्षेत्र था, जितना बेहड़ था, चूँकि भदौरियों को दास्ता तो स्वीकार थी नहीं कि किसी की दास्ता स्वीकार करेंगे या गुलामी स्वीकार करेंगे या वो करेंगे, तो इसलिए जो चंबल और जमुना का क्षेत्र था, वह जो बेहड़ इलाका था, वो भदौरियों ने प्राप्त किया और वहाँ जा कर के अपनी ऊर्जा करी, अपनी शक्ति करी, अपनी शक्ति स्थापित की। जब रानी का 18वें वर्ष में सिकरवारों के यहाँ रह करके कुंवर ने शिक्षा दीक्षा अपनी प्राप्त की और वहाँ रह करके 18वें वर्ष में उसका राज तिलक हुआ।
राज तिलक नाना के घर पे हुआ, और जब वहाँ से नाना के घर से राज तिलक करने के बाद नाना से तिलक करने के बाद फिर जो है हाँ, थोड़ी सी मैं आपको उसमें से पुरानी कहानी मैं आपको बता दूं। जो बता रहा था मैं कि जो चौकीदार था उसका नाम था भूपेंद्र मिर्धा। मिर्धा अधूरी बात रह जाएगी, चौकीदार का नाम था भूपेंद्र मिर्धा। तो जो थापे लगते हैं वो भूपेंद्र मिर्धा के नाम के लगते हैं। और जो हमारा आचार्य थे उनका नाम था श्यामदेव, जो आजकल टेनगुरिया पुरोहित कहलाए गए, है ना। और बटेश्वर महादेव मैंने बताए। तो इसके बाद जब रानी साहिबा ने अपने पुत्र को राजयोग घोषित कर दिया, तो उसके बाद राजू राव ने जो है हमारे जो 18 वर्ष की उम्र में रानी से जो पुत्र हुआ वो राजू राव। अब यहाँ से पूरे भदावर की स्थापना शुरू होती है। वो जो 20 तक हो गई, 20 पीढ़ी तक कुल हो गई, वहाँ युद्ध के बाद सारे भदौरिया समाप्त हो गए, उसमें केवल एक बचे। अब यहाँ से राजू राव ने पुनः भदौरियों की स्थापना से करी। तो हाथी कात पर राजू राव ने चढ़ाई की, और हाथी कात के राजा की गर्दन काट करके भिंड में भगवान महादेव के पर चढ़ाई गई। वो आज भी वहाँ मेला लगता है, और वहाँ से जो है राजू राव ने अपनी स्थापना की। और राजू राव ने वहाँ से स्थापना करके राजू राव के जो है फिर वो राजू राव के पहले बड़े पुत्र थे वामदेव, उसके बाद थे मानसिंह, उसके बाद थे ताज सिंह, और उसके बाद उदयराज। उदयराज के 3 हुए, अठवैया, कुलैया और चंदसेनिया। वामदेव से रावत, और मान सिंह से मेनू, और ताज सिंह से तसेले। इस तरह से भदौरिया रावत, मेनू, तसेले, अठवैया, कुलैया और चंदसेनिया। और ये जितने भदौरिया हैं ये भिंड और इटावा के बीच में, वहाँ पर इनकी जन्मस्थली है। जमुना और चंबल के बीच का जो संगम है वो भदौरियों की जन्मस्थली है। तो ये था भदौरियों का बीच का इतिहास। और आज बड़ा गर्व है कि भदौरिया पूरे देश में फैला हुआ है, पूरे देश में काम कर रहा है। समाज सेवा में भदौरिया अग्रसित है। और अभी तो हमारे राकेश भदौरिया वायुसेना के चीफ मार्शल भी बने, और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो इस तरह से ये भदौरियों का वंश रहा, भदौरियों का स्थान रहा, भदौरियों की रहा। और भदौरियों के वंश में और भदौरियों के कुल में अगर कोई प्रश्न आपके पास है तो मुझे उसके विषय में आप प्रश्न कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये था भदौरिया वंश का जो गौरवशाली इतिहास रहा है। और जिस तरह हम देखें कि कई इस तरह के जो अगर बात करें तो इतिहास हमें सामने आज आया है, क्योंकि जिस तरह से चंबल और जो जमुना का जो हमें इतिहास पता नहीं था वो आज भदौरिया जी ने हमें बताया, जोगिंदर सिंह जी ने बताया कि किस तरह से चंबल और इतिहास रहा। आगे भी मैं जानना चाहूँगा कि आखिर किस तरह से भदौरिया वंश की जो अभी वर्तमान में मैं आपको बताऊँ, वर्तमान में चंबल के इधर से आप चलेंगे तो पहले चंबल से इटावा के तरफ चलेंगे तो यहाँ से उदी से लेकर के हम भदौरियों का गांव शुरू हो जाता है। चंबल का किनारा है उदी, जो चंबल और जमुना को बीच में जोड़ करके इटावा और भिंड के बीच में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जो जोड़ता है उस गांव का नाम है उदी। उदी से आप चलेंगे तो उदी, फिर अबारी, फिर बावरी, फिर पछाए गाँव, ऐसा करते करते हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे। इधर दूसरे छोर पे चलेंगे भदौरिया तो आप उदी से आएंगे तो फिर आ जाएगा मोड़। तो यहाँ खेड़ा, अजब सिंह खेड़ा, नगला भवानी दास, गाती, छोटी गाती, बड़ी गाती, इससे निकलेंगे तो आप चक्कर नगर के कोने तक चले जाएंगे तो भदौरिया मिलेंगे। यहाँ से आप आ जाएंगे, अब भिंड से आ जाएंगे तो भिंड से आप आ जाएंगे तो पूरा अटेर किला है जो है वो भदौरियों का है। हमारा जो आज भी अटेर 2 किले हमारे अभी भदौरियों के प्रसिद्ध है, एक तो अटेर और दूसरा नौगांव के किला। नौगांव के किले में जो अभी राजा हैं वो आजकल आगरा में हैं और वर्तमान में जो है वहाँ विधायक हैं, और रानी पच्छालका सिंह हैं, भदावर महाराज की रानी हैं, और रानी पच्छालका सिंह अभी जीवित हैं। तो ये भदौरिया बाहर से लेकर के आगरा से चलेंगे तो आगरा का कोना से लेकर के ये तो उनके गांव हैं। ऐतिहासिक किलों की बात करें तो कई किले भी होंगे। हाँ, ऐतिहासिक किले में हमारे 2 किले हैं। और मैं अभी बहुत अच्छा प्रश्न कर लिया। मैं समस्त भदौरियों वंश से कहना चाहता हूँ कि भदौरिया में जो भी भदावर है या भदौरिया है या जिसके आगे भदौरिया लगा हुआ है, भदौरिया में उत्पत्ति हुई है, उनको अपने दोनों किलों की संरचना के लिए, उनकी नवीनीकरण के लिए प्रयास करना चाहिए। अटेर किले पे
अटेर किला है, दूसरा नौगांव किला है। अटेर किला रोड से ही निकलते हैं, वहाँ है, और सभी लोगों को वहाँ जाकर के यथा योगदान अपना करना चाहिए। और वो किला हमारा जीवित है। सरकार से भी मांग करूँगा कि उस किले के संरक्षण की जाए, उसकी देखरेख की जाए और उस किले को भव्यता प्रदान की जाए। और वैसे तो मैं आपको बता दूं कि भदौरिया इतना सक्षम है आज की तारीख में, अगर वो मन चाह लेगा तो हमारे जितने भी अभी राजा महाराजाओं के किले हैं, उनमें से सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा स्थान भदौरियों के किले का, अटेर का हो सकता है। तो बिल्कुल कई लोग उन्हें देखने भी जाते होंगे जो किले होते होंगे। हाँ, और जो लोग अब तक नहीं जा पाए उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ, जो भदौरिया वंश के जो किले हैं वो नहीं देख पाए हैं, क्योंकि लोगों को देखने की उत्सुकता होती है, किलों पर देखने जाते हैं लोग, तो क्या कहेंगे उन लोगों को? मैं लोगों से मांग करना चाहता हूँ कि एक तिथि निर्धारित करें और अटेर किले पर कोई एक ऐसा मेले का भी स्थापना हो जिससे लोग अपना एक लोगों के सामाजिक मुलाकात होती रहे। क्योंकि भदौरिया जो है विषम परिस्थितियों में रहा, जंगल बेड़ में रहा, तो उसने जब जैसे हमारा फ्रीडम मिला, आज़ादी मिली, तो भदौरिया ने सेना में, पुलिस में, चूँकि भदौरिया जो है बहुत जुझारू कौम थी। अगर जुझारू नहीं होता तो सिंगल एक, जब पूरा भदौरिया वंश खत्म हो गया तो एक सिंगल वंश ने, राजू राव ने, जो पुनः बराबर की स्थापना कर दी। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक से युद्ध हुआ तो किसी भी राजपुताना में जो भी युद्ध हुए, उन युद्धों में से सबसे भयंकर युद्ध ये भदौर के साथ हुआ, जिसमें से कोई जीवित ही नहीं बचा। पूरे खानदान में सिंगल एक स्त्री से पुत्र हुआ, राजू राव, और जिससे हुआ। इसलिए भदौरिया बहुत जुझारू, बड़ा लड़ाकू रहा। तो जुझारू और लड़ाकू होने के कारण, जुझारू और साहसी, लड़ाकू का मतलब मेरा साहसी, वीरता के साथ, तो उनके पास दूसरा चारा नहीं था, तो सब मिलिट्री में, फौज में और सेना में, इसकी सेवा में, देश के लिए चले गए। और इसकी सेवा में आज इतिहास ही है कि राकेश भदौरिया हमारा जो है फील्ड मार्शल तक आज बना, आज वायुसेना के चीफ मार्शल है। तो ये था भदौरिया वंश का गौरवशाली इतिहास। जी हाँ, बिल्कुल। भदौरिया जिस तरह बताया कि जो है कर्मशील है, कार्यशील है, प्रयत्नशील है, कर्मठ है, आज उसी की देन है कि भदौरिया वंश का गौरवशाली इतिहास। हाँ, आप हाँ, मैं आपकी बात को बीच में मैंने काटा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज इसी का उदाहरण है कि भदौरिया इस दौर में भी स्थापित है और यहाँ भी भदौरिया कोई नाम जो है जाना पहचाना नाम है। यहाँ संघर्ष की जो कहानी बता रहा हूँ, उसी संघर्ष की कहानी में यहाँ सुरेश सिंह भदौरिया रहे, जिन्होंने यहाँ आकर के होटल शराब के व्यवसाय से लेकर के कार्यक्रम शुरू किया और आज जनता जनार्दन की सेवा के लिए मेडिकल्स लाइन में, शिक्षा लाइन में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज बना करके बैठे हुए हैं। तो ये भदौरिया हमेशा जुझारू है। यहाँ सभी इंदौर के आसपास में भी भदौरिया अपना नाम है भदौरियों का, और भदौरियों को आज उनकी मेहनत और उनकी ईमानदारी, उनकी जुझारू शक्ति, उनकी साहस, उनकी वीरता के कारण पूरे देश में भदौरियों को पहचान मिली हुई है। और आज मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा, राजपुताना क्लब को भी धन्यवाद दूंगा कि राजपुताना क्लब के माध्यम से भदौरिया वंश की जानकारी आप समस्त राजपूतों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से भदौरिया कर्मठ है, कार्यशील है, जुझारू है, और आज उसी का जो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ भदौरिया जी भी मौजूद हैं, जोगिंदर सिंह जी भदौरिया, जो कि अखिल विश्व क्षत्रिय परिवार के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और आज उन्हीं ने हमें भदौरिया वंश के इतिहास के बारे में, गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया। हम आगे भी कई इतिहास के बारे में आपको बताते रहेंगे। आप लगातार बने ही रहिए राजपुताना क्लब के साथ। आप हमें फॉलो करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक यह जो जानकारी है वो पहुंच पाए। और अन्य स्थानों की भी जानकारियों के लिए आप सदैव बने रहिए राजपुताना क्लब पर। धन्यवाद।